Hello dear students, you are watching WS Academy and this is current affairs video, most important current affair from the Hindu newspaper. So let's have a quick look. फर्स्ट टॉपिक जो देखे था दैट इज़ अबाउट वन नेशन वन राशन कार्ड. आपने सुना होगा वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जो लाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. इसमें लिखा गया है कि दैट इट इज़ अ टेलर्ड अप्रोच. दैट इसमें क्या किया गया है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है. अगर आपने पेंडेमिक वन वेव में देखा कि कैसे माइग्रेंट वर्कर्स है वो भाग गए थे फिर सिटीज़ से, उससे भी प्रॉब्लम हो गई. उनको लगा था अगर हमें काम नहीं मिलेगा तो हम खाएंगे क्या. लेकिन जो वन नेशन वन राशन कार्ड जो स्कीम आई है इसमें बताया गया है कि इसने क्या बनाया, फूड ग्रेन्स को पोर्टेबल बनाया. मतलब कि कहीं पे भी, ये ज़रूरी नहीं है जहाँ पे आप रहते हैं वहीं से आप ले सकते हो, आप कहीं पे भी ले सकते हो अपने हिस्से की फूड ग्रेन्स. और इसमें टेलर्ड अप्रोच, टेलर्ड मेड क्यों बनाया गया है कि माइग्रेंट लेबर का आपको पता होता है, एक तो वीकर सेक्शन से होते हैं, दूसरी बात ये है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. तो इनका ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे रहते हैं वहीं पे इनको मिलेगा. इनको कहीं पे भी ये जाके पूरी कंट्री में कहीं पे भी ये ले सकते हैं. इसमें बहुत सारी प्रोविजंस रखे हैं गवर्नमेंट ने कि कितना हिस्सा ये ले सकते हैं. तो वो सारा कुछ इस स्कीम में देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम. तो यही बोला गया है कि जो फूड सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी जो कंट्री की है उसको हमने पोर्टेबल बना दिया और टेलर मेड बना दिया, फ्लेक्सिबल बना दिया. और एक जगह से दूसरी जगह जहाँ पे कहीं पे भी आप कंट्री में हैं, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो हमने इसको पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन है उनको इंटीग्रेट कर दिया हमने अपने जो भी गवर्नेंस था उसके साथ. उस वजह से क्या होता है कि हम कहीं से भी एक्सेस ले सकते हैं इन चीज़ों का. ठीक, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी वन नेशन वन राशन कार्ड प्लान है इसका एम क्या है, एम्पावर करना. किस चीज़ को एम्पावर करना, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में बताया गया है कि हमारी कंट्री में वो कैसे हम ये गैप जो है वो फिलअप कर पाएंगे. तो उसको एक बूस्ट मिलेगा, कैसे जो माइग्रेंट बेनिफिशरीज है वो एक्सेस कर पाएंगे किसको, फूड ग्रेन्स को, फ्रॉम एनी फेयर प्राइस शॉप. जो गवर्नमेंट के राशन डिपोज होते हैं और जो सब्सिडाइज फूड देता है गवर्नमेंट फेयर प्राइस शॉप्स पे अवेलेबल होता है. तो कहीं पे भी जाके ये ले सकते हैं क्योंकि जहाँ पे भी ये कंट्री में हो, बाय यूजिंग देयर सेम एग्जिस्टिंग राशन कार्ड विद बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन. अब उनको ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारा कुछ ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपको पता है कि डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम चल रहा है, जिस वजह से हमने क्या किया है, जो टेक्नोलॉजी है वो इंटीग्रेट किया अपनी गवर्नेंस के साथ. तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से ही क्या, क्योंकि हम हर एक जो है वहाँ उनके पास आधार है और आधार लिंकेज की है हमने इस चीज़ के साथ. तो इसी वजह से पॉसिबल हुआ है वन नेशन वन राशन कार्ड. तो ये बूस्ट करता है हमारी किस एक्ट को, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 2013 में आया. ठीक, उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइना इंडिया पाकिस्तान एक्सपेंडिंग न्यूक्लियर आर्सनल, नंबर ऑफ वॉर हेड्स ग्लोबली अपीयर्स टू बी इंक्रीजिंग, रिवर्सिंग द अर्लियर ट्रेंड, सेज सिप्री रिपोर्ट. सिप्री का रिपोर्ट आया है, आपको पता होना चाहिए सिप्री क्या है. सिप्री होता है, यहाँ पे लिखे, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट. उन्होंने ईयर बुक दी है 2021 की, रिलीज़ की इन्होंने मंडे पे इन्होंने की थी रिलीज़. तो उसमें लिखा गया है कि जो पहले ट्रेंड थी कुछ साल पहले कि थोड़ा पीस की ओर जा रहे थे सारी कंट्रीज, आर्म्स रेस, न्यूक्लियर आर्म्स रेस कम हो रहा था. अब उन्होंने बोला कि वो ट्रेंड रिवर्स होने को आया है क्योंकि वो बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, जो कंट्रीज़ का फोकस है बहुत ज़्यादा जा रहा है न्यूक्लियर वेपन्स की ओर. उन्होंने एग्जाम्पल किसकी दी है, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना. और बोला गया है कि चाइना बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान है और इन तीन कंट्रीज़ का अगर देखा जाएगा ये बहुत ज़्यादा ये वेपन से, न्यूक्लियर वेपन से फोकस कर रहे हैं. तो ये एक वरीसम साइन है. यहाँ पे लिखे, द ओवरऑल नंबर ऑफ वॉरहेड्स इन ग्लोबल मिलिट्री स्टॉक वाइल्स नाउ अपीयर्स टू बी इंक्रीजिंग, अ वरीसम साइन दैट द डिक्लाइनिंग ट्रेंड हैड कैरेक्टराइज्ड ग्लोबल न्यूक्लियर आर्सेनल्स सिंस द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर हैज स्टॉल्ड. तो इसका कहना यह है कि ये अच्छा साइन नहीं है कि ज़्यादा कंट्रीज़ न्यूक्लियर आर्म्स रेस में पड़ रही हैं. ये बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है. और इस आर्टिकल में क्या, इस रिपोर्ट में क्या लिखा गया है कि जो हमारी 9 न्यूक्लियर पावर आर्म्ड स्टेट्स हैं, जो कंट्रीज़ हैं, 9 कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, उनमें से क्या क्या आप याद रख लीजिए, USA है, रशिया, UK,
फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इसराइल एंड नॉर्थ कोरिया। उन्होंने बोला इस रिपोर्ट में, ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इस रिपोर्ट में क्या लिखा गया है, जो 9 न्यूक्लियर आर्मड स्टेट्स है, जैसे यूएस है, रशिया है, यूके है, फ्रांस है, चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, इसराइल है और नॉर्थ कोरिया है। तो बोला कि उनके पास 13,080 न्यूक्लियर वेपन्स एट द स्टार्ट ऑफ 2021 तक थे, और ये बहुत ज़्यादा होते। और इसमें ये बताया गया है कि जो रशिया और यूएस है, आपको पता है जो इंडिया पाकिस्तान है वो वेपन्स यूजुअली या तो रशिया से लेते हैं या यूएस से लेते हैं, ठीक है। और इनका इस रिपोर्ट, जो स्प्री रिपोर्ट आया है, इसका ये कहना है कि जो रशिया और यूएस है, इनके पास ये पोजेस करते हैं ओवर 90% ऑफ ग्लोबल न्यूक्लियर वेपन्स। 90% ऑफ वेपन्स किनके पास है, यूएस और रशिया के पास है, ठीक है। एक और जो न्यूज़ थी वो नेटो के बारे में थी। एट नेटो मीट बाइडेन वोज टू डिफेंड यूरोप, ही कॉल्स इट अ सेक्योर्ड ऑब्लिगेशन ऑफ यूएस। आपको पता है, पहले आपको पता होना चाहिए कि नेटो क्या होता है। नेटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम नॉर्थ अटलांटिक एलायंस भी बोलते हैं, या अटलांटिक एलायंस भी बोलते हैं, या वेस्टर्न एलायंस भी बोलते हैं, ठीक। तो ये सारे नाम इनके ही, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बनी? ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, पहली बात ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर कलेक्टिव सिक्योरिटी। फॉर कलेक्टिव सिक्योरिटी किस चीज़ के लिए है? सिक्योरिटी के लिए है। दो एंगल्स है इसमें, एक तो इसमें मिलिट्री वाला एंगल है और पॉलिटिक्स वाला एंगल है, ठीक है। तो मिलिट्री सिक्योरिटी के लिए, जो सिक्योरिटी ऑफ नेशंस है, उसके लिए बनाया गया है, वेस्टर्न नेशंस ने बनाया है। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1949 में। कब हुआ था एस्टेब्लिश? ये 1949 में, यहाँ पे लिख के है। और कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी साइन हुई थी, वॉशिंगटन डीसी में साइन हुई थी ऑन 4 अप्रैल 1949, ठीक है, याद रहा आपको। इसके बाद इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। तो ब्रुसेल्स में ही जब G7, आपको हमने पढ़ा न्यूज़ में कि G7 मीट चल रहा था, लास्ट 2 दिन में हमने पढ़े G7 का जो न्यूज़ आया था। तो वहाँ से आने के बाद वो ब्रुसेल्स में गए, जो बिडेन जो है, उन्होंने, जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हैं, उन्होंने वहाँ पे नेटो के बारे में क्या बोला वो भी हम देखेंगे। तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी साइन हुई थी वॉशिंगटन डीसी में ऑन 4 अप्रैल 1949। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका नाम क्या है? नॉर्थ अटलांटिक एलियंस, ठीक। तो इसमें क्या बताया गया है? इन्होंने बोला, किस चीज़ को इन्होंने सेक्योर्ड ऑब्लिगेशन बोला? सेक्योर्ड ऑब्लिगेशन ऑफ यूएस, उन्होंने बोला आर्टिकल 5 जो वॉशिंगटन कंसेंसस है, वॉशिंगटन डीसी में जो साइन हुई है ट्रीटी, आर्टिकल 5, इसने बोला, यहाँ पे लिख के, आर्टिकल 5 इज अ सेक्योर्ड ऑब्लिगेशन। क्योंकि जो ट्रंप थे, प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, उन्होंने क्या किया था, जो भी प्रीवियस पॉलिसीज थे उनको रिवर्स किया था। इवन दे वर थ्रेटनिंग द टर्की एंड अदर नेशंस ऑल्सो। इवन उन्होंने बोला था कि हम विड्रॉ ही करेंगे, हम जो यूरोपियन कंट्रीज हैं हम उनको सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे। बट बाइडेन ने बोला कि दैट वी आर कमिटेड एंड इट इज सेक्योर्ड ऑब्लिगेशन फॉर यूएसए, व्हाट आर्टिकल 5 ऑफ वॉशिंगटन कंसेंसस। और इन्होंने बोला कि जो नेटो है, नेटो लीडर्स हैं, इन्होंने बोला बिल्कुल हम उसी की तरह है। और ये जो नेटो है, ये बिटवीन यूरोप और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है। नेटो किस किस के बीच में है? नेटो है बिटवीन यूरोपियन कंट्रीज एंड नॉर्थ अमेरिका कंट्री। यूरोपियन कंट्रीज में कौन आता है? उसमें आती है यूके आता है, फ्रांस आता है, स्पेन आता है, इटली आती है, जर्मनी आती है, सेम टर्की भी वहीं साइड से है। और जो नेटो और एलीज है ना, इनके जो एलीज हैं उनको भी ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इन्होंने, जो बाइडेन ने बोला कि बिल्कुल वी आर कमिटेड, जो ट्रंप वाला जो वर्जन था वो हम डिस्कार्ड कर रहे हैं, उसके साथ हम नहीं हैं। जैसे इन्होंने कल ब्रुसेल्स में, ये बेल्जियम में मिले इन लीडर्स से, तो इन्होंने इस बात पे बात की। उन्होंने बोला कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इनको अगर सिक्योरिटी चाहिए तो हम ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। आप इस आर्टिकल में पढ़ भी सकते हैं इन्होंने क्या बोला है, ठीक।
इसके बाद जो G7 मीट हमने पढ़ा परसों की कैरिबिस बे में हो रहा है, ब्रिटेन में, यूके में हो रहा था, और वहाँ पे जो G7 मेंबर रिप्रेजेंटेटिव्स थे, स्टेट्स के हेड्स थे, वो मिले थे पहली बार इसमें वर्चुअल समिट के बाद मिले थे, और इसमें यूरोपियन यूनियन के भी रिप्रेजेंटेटिव थे। वहाँ पे इन्होंने कल कुछ स्टेटमेंट्स, एक तो इन्होंने बोला क्लाइमेट चेंज पे हमें काम करना है, और बोला कि वर्ल्ड को हमें बहुत सारी जो वैक्सीन डोज है वो प्रोवाइड करनी है, और उसके बाद इन्होंने ये भी बोला है कि इंटरनेट शटडाउन्स की बात की इन्होंने। जब आपको, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन्स हो रहे हैं, तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला है We are at a critical juncture facing threats to freedom and democracy from rising authoritarianism, electoral interference, corruption, economic coercion, manipulation of information, including disinformation, online harms, cyber attacks, politically motivated internet shutdowns, human rights violations and abuses, terrorism and violent extremism. इन्होंने दो कंट्रीज़ को टारगेट किया वहाँ पे, एक तो चाइना को और दूसरा इंडिया को, और इसी के जवाब में जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, S.J. शंकर जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला नो डाउट इंडिया इंटरनेट शटडाउन कर रहा है, लेकिन दो रीजंस की वजह से, एक तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स और पब्लिक सेफ्टी। बोला कि हमारी दो प्रायोरिटीज़ है, लॉ एंड ऑर्डर कंसर्न हमारी प्रायोरिटी है, लॉ एंड ऑर्डर रखना और पब्लिक की सेफ्टी रखना हमारी कंसर्न है, तो हम मजबूर हैं ये करने के लिए। तो इसने बोला कि इन दो कंडीशंस की वजह से जो रेगुलेशन ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, रेगुलेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम होती है और लोगों को की सिक्योरिटी को थ्रेट है, क्योंकि रूमर मॉन्गरिंग होती है, फेक न्यूज़ चलती है, और ऐसे भी कुछ वीडियोज़ या वायरल होते हैं जो सोशल नेटवर्किंग साइट पे होते हैं, तो इसलिए हमें जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको रेगुलेट करना पड़ता है। तो जो हम लास्ट टाइम मैंने आपको इन डिटेल बोला कि G7 है क्या, आई वॉन्ट यू टू जस्ट कमेंट, एंड कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे कि G7 में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, ठीक है। और जो एक एडिटोरियल भी आया था आज पेपर में कि इसको एक इलाइट क्लब भी बोला गया G7 को, दैट इसमें रिचर कंट्रीज ही हैं, और ये भी बताया गया था, ये भी सजेशंस दी गई थी कि इनको आप थोड़ा सा ओपन अप होना चाहिए, जैसे बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलप हो रही हैं कंट्रीज़, इंडिया, चाइना, इनको भी लेना चाहिए। तो ये भी एक व्यू पॉइंट आया था। बाकी इसमें ज़्यादातर मेन इशू इसी पे आया था, जो चाइना में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, और इसके बाद जो इंडिया में इंटरनेट शटडाउन्स हो रही है, और इनने एक थोड़ा सा हिंट दिया कि यहाँ पे इलेक्टोरल इंटरफेरेंस हो रहा है, मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है, वो भी इसमें आया था। एक और न्यूज़ है, इंडियन लैब्स वाइडन नेट फॉर अ म्यूटेंट फॉर्म ऑफ डेल्टा वेरिएंट। तो इसका इट अलाउज द वायरस टू एस्केप एंटीबॉडीज सिमिलर टू वायलेंट साउथ अफ्रीकन वेरिएंट। आपको पता है, ये पता होना चाहिए कि डेल्टा वेरिएंट है क्या। WHO ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली जो इंडिया में वेरिएंट पाया गया, इसको एक डेल्टा वेरिएंट का नाम दिया गया, और COV का नाम बोला। COV होता है ये VOC का नाम दिया, वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोला गया। जो SARS-CoV-2 जो है डेल्टा वेरिएंट है, इसको ऑल्सो नोन एज लीनेज B1617.2 is a variant of this lineage of SARS-CoV-2, the virus that caused COVID-19. It was first detected in India in 2020. The WHO named it Delta variant. WHO ने इसको डेल्टा वेरिएंट नेम किया। और डेल्टा वेरिएंट होता क्या है, WHO classifies a variant as a variant of concern when it is associated with an increase in transmissibility or detrimental change in COVID-19 epidemiology, increase in virulence, decrease in effectiveness of public health measures or available diagnostics, vaccines, therapeutics। जब WHO को लगता है कि कुछ ऐसा वेरिएंट आ गया है जो बहुत ही हाईली ट्रांसमिट हो रहा है, ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और बहुत डिट्रीमेंटल है, बहुत हार्मफुल है, हाईली हार्मफुल है, और जो इसमें ये है, जो जैसे भी जितने भी हमारे पास किट्स है, डायग्नोसिस है, टेस्ट्स हैं, वो इफ़ेक्टिव नहीं हो रहे हैं, उसमें इफ़ेक्टिवनेस डिक्रीज़ हो रही है। दैट मीन्स इट्स अ वेरी वेरी हार्मफुल। तो इसीलिए इसको बोला गया है वेरिएंट ऑफ कंसर्न, और डेल्टा वेरिएंट भी बोला गया है। तो इसलिए साइंटिस्ट कंसर्न है, और अभी भी इस पर काम हो रहा है कि वो बोलते हैं कि जैसे कैसे डेल्टा वेरिएंट जो है वो एंटीबॉडीज़ को एस्केप करके क्या करता है, दैट मीन्स इम्यून सिस्टम हमारा जो है वो उससे कोप अप नहीं कर पाता है। जिसको भी ये वेरिएंट लगता है उसके लिए तो ये लाइफ थ्रेटनिंग ही हो रहा है।
उसके बाद एक और था ओनम का, इसलिए मैंने मेंशन किया कि कभी कभी आर्ट एंड कल्चर में आता है कि ओनम होता क्या है। मैरी गोल्ड फ्रॉम अ फ्लोटिंग रैफ्ट यूथ अंडरटेक्स फार्मिंग एक्सपेरिमेंट, कि मैरी गोल्ड बहुत हाई तादाद में जो उगाए जाते हैं इसी सीज़न के अराउंड, सो दैट कि ओनम के टाइम इनको डेकोरेशन पर्पजेज़ के लिए या पूजा पाठ के लिए यूज़ किया जाता है। तो ओनम होता क्या है, यूजुअली केरला में होता है। ओनम इज़ एन एनुअल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन साउथ इंडियन स्टेट ऑफ केरला। इट्स द हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय मलयालीज whose date is based on पंचगाम। तो ये इनके अपने एक कैलेंडर के हिसाब से, जो हिंदू कैलेंडर है, ये जो बोलते हैं कि अगस्त सितंबर में आता है, जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है ओवरलैप होता है, जो आज हमारा ये है कैलेंडर है अगस्त सितंबर के महीने में। ये एक एनुअल फेस्टिवल है, कहाँ का, केरल का, और ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है। तो यूजुअली मलयालीज जो है वो सेलिब्रेट करते हैं इस ओनम को। तो ये भी एक आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको पता होना चाहिए कौन सी फेस्टिवल कहाँ पे मनाए जाते हैं। तो ये इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया। बाकी अगर आप गूगल सर्च कर लीजिए G7 के बारे में, आप नेटो के बारे में पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने अगर वी अप्रिशिएट योर दिस न्यूज़पेपर रीडिंग, लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर रीड नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट ये 5 to 10 मिनट्स का वीडियो होता है, आप इसको देखें ज़रूर। जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, इवन अगर इंपॉर्टेंट टर्म भी कोई होगी हम मेंशन करते हैं इसमें, और हम जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो भी हम इसमें बोलते हैं। बाकी आपका काम है और फिर बाकी वर्क करना। लेकिन एटलीस्ट अगर आप स्किप कर रहे हैं या किसी दिन मिस होता है आपका न्यूज़पेपर, डू वॉच दिस वीडियो, दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट।